A very good evening to all of you. Today we are again back with some NBHM solutions. We will be solving today 7 questions of NBHM with the concepts. So I hope you all are ready. So let us start. Our first question is now what I have tried that in the questions where I can give you some notes, some formulations that I'll write in PDF only, so it will be very easier for you to note down the things. Okay, rest I'm solving. So our first question is Simpson's rule is used to approximate the integral. This is the integral given to us f x dx. If f is a polynomial, what is the maximum possible degree it can have so that Simpson's rule give the exact value of this integral. Now हमारे पास सिम्पसन रूल क्या कहता है कि हमारी जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वो एग्जैक्ट आ जाए कितनी डिग्री की हमारे पास पॉलिनोमियल होनी चाहिए. सो दिस इज़ द बुकिश एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन. सो आई हैव यूज्ड हियर बुकिश लैंग्वेज ओनली. द अप्रॉक्सीमेट इक्वालिटी इन द रूल बिकम्स एग्जैक्ट. ये एग्जैक्ट बनती है इफ़ इट इज़ अ पॉलिनोमियल अप टू एंड इंक्लूडिंग 3 डिग्री. 3 या 3 से छोटी होगी, है ना. If the 1/3 rule is applied to n equal subdivisions of the integration ranging this interval, one obtains the composite Simpson rule. ठीक है, तो वो सही नहीं आता, वो उसके बीच में एग्जिस्ट करता है. तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए तो हमारी जो पॉलिनोमियल है दैट नीड टू बी 3 डिग्री पॉलिनोमियल और लेस टू इट. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इट्स आंसर इज, अगर आपको यहाँ पे आंसर लिखना है तो इट इज़ 3. ठीक है. नाउ सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन. Now it is that we have to find the true statement among these statements. Now first statement is R is a commutative ring with identity. ठीक है, with identity होती है. इस identity को हम और क्या बोलते हैं? यूनिटी. आपको कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी मिलेगा. ठीक है. Let R be the commutative ring with unity. Let M be an ideal such that every element R not in M is a unit. ठीक है. तो then R upon M is filled. ये जो मतलब है M is the ideal such that every element of R not in M is a unit, it means कि ये हमारा मैक्सिमल आइडल है. ठीक है. और अगर ये हमारा मैक्सिमल आइडल है तो जो हमारा R अपॉन M और ये M अगर हमारा मैक्सिमल आइडल है तो ये हमारा पक्का से फील्ड होता है. तो दिस मीन्स अ फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट. ठीक है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट कह रही है लेट R बी एज अबव एंड M इज अ आइडल सच दैट R अपॉन M इज अ इंटीग्रल डोमेन. देन ओके, देखो ये रिजल्ट होता है R अपॉन M. अगर ये हमारा मैक्सिमल आइडल है तो पक्का से ये हमारी फील्ड हो जाएगी. ठीक है. और अगर ये हमारा R अपॉन M जो है, ठीक है, अगर ये R अपॉन M दिस इज आवर प्राइम आइडल. अगर ये प्राइम आइडल है, ठीक है, तो ये हमारा पक्का से इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा. ठीक है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा रिजल्ट है एंड इससे क्वेश्चंस हमारे NBHM टिफर में, सेट एग्ज़ाम में और CSIR नेट गेट किसी में भी आ सकता है. दिस रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ योर डिनोमिनेटर इज़ मैक्सिमल आइडल तो वो फेल्ड हो जाएगा, और अगर हमारा डिनोमिनेटर ये जो है ये प्राइम आइडल होगा तो ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा. या आपके पास ये चीज़ इंटीग्रल डोमेन दी है तो ये आपका प्राइम आइडल हो जाएगा. ठीक है. तो इससे हमारा क्या हो गया कि सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी. नाउ नेक्स्ट है R इज इक्वल्स टू C इंटरवल 0 to 1 दिया है. बी अ रिंग ऑफ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन दिस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन. लेट M. अब देखो यहाँ पे हमें हमारे पास देखो मैक्सिमल आइडल होने के लिए ऑब्वियसली हमारा पहले इंटीग्रल डोमेन होना भी तो इम्पॉर्टेंट है. बट यहाँ तो हमारा ज़ीरो डिवाइज़र आ रहा है. कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र, अगर हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र होगा, कोई भी नॉन ज़ीरो अगर कोई भी हमारे पास
नंबर है और वो ज़ीरो डिवाइज़र फॉर्म हो रहा है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो जब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा फिर मैक्सिमल आइडल। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो कहाँ दिख रहा है मुझे, 1। ठीक है, मतलब कि कोई भी जैसे a इंटू बी कर लो, तो अगर ये 0 इंटू 0 है तब तो आंसर 0 आ रहा है, दिखती सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो और फिर भी आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, 0 डिवाइजर्स है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now it is saying write down all the possible values of degree of irreducible rx। देखो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे रियल पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, पॉलिनोमियल है जिसमें हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी रियल से एग्जिस्ट कर रही है। अब आप देखो, अगर मैं आपको ना ये ले लूँ 3+1, ये भी एक फैक्टर्स में बन जाएगा। मैं 2 से बड़ी जो x की पावर है, अगर वो पे 2 से बड़ी होगी तो वो हमेशा ही हमारा क्या होगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा। और रिड्यूसिबल क्या होता है कि हमारे जो है नॉन यूनिट्स में वो डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना, यूनिट नहीं होना चाहिए एक तरह से। तो मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इट मीन्स कि उसके फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो अगर हमारा x जो है वो रियल से बिलोंग कर रहा है तो पक्का से 2 से ज़्यादा डिग्री, अगर उसकी 2 इक्वल नहीं 2 से बड़ी अगर डिग्री होगी, सो सर्टेनली इट विल बी रिड्यूसिबल, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़ लिखो डिग्री, पॉलिनोमियल डिग्री की, जो इररिड्यूसिबल इन आर एक्स हो। और हमें पता है कि आर क्या होता है, फील्ड भी होता है। ठीक है, तो आर हमारा फील्ड। नाउ इसमें नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री, ओके ये मैं हिंट समझाती हूँ। इसका आंसर पहले क्या होगा कि हमारी 1 डिग्री की पॉलिनोमियल या 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, बस सिर्फ यही पॉलिनोमियल होगी जो इररिड्यूसिबल होगी। इससे जो अबव होगी, 2 से जो बड़ी होगी, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, 5 डिग्री, वो सारी आपकी रिड्यूसिबल होगी ही होगी, वो सारी आपकी रिड्यूसिबल होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 और 2। नाउ अब मैं ये हिंट मैंने क्यों लिखा है उसको मैं समझाती हूँ आपको। आई होप आंसर आपको मिल गया हो कि सिर्फ 1 और जो 2 है वही जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की 1 और 2 वही सिर्फ इररिड्यूसिबल होंगे, इससे अबव क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ना ये हिंट ये कह रहा है कि अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री एंड पॉलिनोमियल इन आर एक्स ऑफ ऑड डिग्री। ठीक है, अब जैसे मान लो ना मैंने इवन डिग्री की कोई पॉलिनोमियल ले ली x+1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले ली x+1। तो अगर मैं इसके रूट्स, अब देखो ये अगर x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, x बिलोंग्स टू r है, ये भी x बिलोंग्स टू r है, तो इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स से भी हो सकते हैं। और अगर वो कॉम्प्लेक्स से हो रहे हैं तो पक्का से वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, वो पक्का से पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि ये जो x है मेरा, ये जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे अगर x मेरा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, x मेरा रियल से है तो श्योरली उसमें पेयर्स में ही आएंगे कॉम्प्लेक्स के रूट्स। ठीक है ना, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी जो पॉलिनोमियल डिग्री है अगर वो ऑड होगी, अगर वो ऑड डिग्री होगी, तो ऑड डिग्री में क्या हो जाएगा, एक रूट तो आपका पक्का बच ही जाएगा, है ना। एक अगर 2 आपके कॉम्प्लेक्स में आएंगे पक्का, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो जो आपकी ऑड डिग्री है वो कभी भी इररिड्यूसिबल नहीं होगी, वो हमेशा ही रिड्यूसिबल होगा। ये हिंट ये कहना चाहता है कि अगर आपकी पॉलिनोमियल है कोई ऑड डिग्री की, रियल में बिलोंग करता है x, तो वो हमेशा ही आपकी रिड्यूसिबल होगी ही होगी, क्योंकि एक रूट तो आपका रियल आना ही आना है ना, एक रूट आएगा, क्योंकि पेयर में अगर x की पावर 3 है तो 2 आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, लेकिन 1 तो रियल होगा ही होगा। अगर 5 है तो 4 रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन एक रियल तो पक्का होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो आपके इवन है, अगर आपकी इवन डिग्री है, अगर आपकी डिग्री इवन है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रियल रूट्स होगा ही होगा, है ना। अगर आपकी x+1 है
तो ज़रूरी नहीं, तो यहाँ पे 4 के 4 जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं क्योंकि पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो इवन डिग्री है वो आपकी इररिड्यूसिबल भी हो सकती है, जैसे कि हमारा यहाँ पे भी। वैसे आर में जो है वो तो, आर का तो सिंपल फैक्टर है कि अगर 2 से बड़ा है हमारा उसकी डिग्री तो उसके पक्का इररिड्यूसिबल होंगे ही होंगे। ये जस्ट हिंट आपको इसीलिए था कि अगर आपकी ऑड पावर और इवन पावर है और आपको रियल रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने, तो वो थोड़े से इजी हो जाते हैं। और अगर वहाँ पे मेंशन भी किया है कि अगर आपको जो इररिड्यूसिबल निकालनी है वो रियल से ही निकालनी है, तो आपका अगर इवन है तो इवन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रिड्यूसिबल हो ही, ठीक है, लेकिन ऑड वाला हमेशा रिड्यूसिबल होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ वी हैव दैट लेट, एक टी एन है, ठीक है, ये इसका सबसेट है और ये इसको डिनोट कर रहा है। अच्छा ओके, टी एन है और ये सबसेट है हमारा मैट्रिक्स का, और ये हमारा डिनोट कर रहा है मैट्रिसेस को जिसका ट्रेस ज़ीरो है। तो हमें बेसिस क्या हो सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, जैसे एन यहाँ पे कितना है, स्क्वायर है, ठीक है, तो 2x2 का मैट्रिक्स एक तरह से हमें निकालना है। ये क्वेश्चन तो इजी है, बट मेरे को यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि बेसिस जो होता है उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। 3 चीज़ें देखते हैं हम। पहली देखते हैं कि इट शुड बी लीनियर इंडिपेंडेंट। दूसरा हम देखते हैं उसकी कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑब्वियसली जितनी आपका अगर n2 है, ऑर्डर 2 है, तो बेसिस कभी भी n3 का नहीं होगा, ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। और थर्ड हम देखते हैं स्पैनिंग, ठीक है, कि वो लीनियर स्पैन क्या कर रहा है। तो इन तीनों में से अगर कोई 2 प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारा बेसिस होता ही होता है। तो हम यहाँ पे कौन सी 2 प्रॉपर्टी देखेंगे, एक ये देखेंगे, ओहो एक लीनियर इंडिपेंडेंस देखेंगे और एक हम कार्डिनलिटी देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट 2x2 मैट्रिक्स। तो हम लग दे -1 0 1 0, इसका ट्रेस भी 0 आ रहा है और ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी, और इसकी कार्डिनलिटी भी 2 है। सिमिलर वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट है और ये भी आपका क्या कर रहा है, कार्डिनलिटी भी इसकी सेम आ रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, ये एंड ये हो सकता है हमारा, इसका भी ट्रेस 0 आ रहा है और लीनियर इंडिपेंडेंट भी है और कार्डिनलिटी भी हमारी सेम है। तो ऐसे कुछ भी हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। एनी 3 लीनियर इंडिपेंडेंट 2x2 मैट्रिक्स विथ ट्रेस जो है हमारा 0 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन स्पेस फॉर दिस, ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि क्वेश्चन स्पेस है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन स्पेस हम ऐसे भी लिखते हैं, क्वेश्चंस में आता है R N लाइक दिस, ठीक है, TRN। नाउ अब हमें इसका क्वेश्चन स्पेस निकालना है, तो इट मीन्स हम एक कंसिडर करते हैं कि जो ये हमारे पास दिया है TRN दिया है, TRN का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये हमारा सबसेट है और ये डिनोट कर रहा है ऐसी सारी मैट्रिसेस जिसका ट्रेस क्या है, 0, ठीक है, जिसका ट्रेस 0 है। तो ऑब्वियसली आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगी जैसे A B C and D, तो ये जो A प्लस D क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो A क्या हो गया, एक तरह से डिपेंडेंट ऑफ D हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको -A भी लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट सिंपली, ठीक है। तो हमें इसी जनरलाइज फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। नाउ वी हैव कि MNR को हम R की पावर n² कर दें, और जो हमारा ये है जिसका ट्रेस हमारा 0 होगा, तो उसका हमारी ये क्या आ जाएगा, स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस, ये आ जाएगा n² - 1। नाउ व्हेन वी विल बी डिवाइडिंग R n² अपॉन R n² - 1,
तो ऑब्वियसली आवर आंसर विल बी आर, और यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन स्पेस होगा जो आइसोमॉर्फिक होगा आर के लिए। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट ऑल्सो आई हैव रिटन, और जो मैंने एक्सप्लेन करना था दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन। अगर हम आर, इसकी जो डायमेंशन वो ये है, इसका डायमेंशन ये है, दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर इज दिस। सो प्लीज सी, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब हमारी ए एन जो है एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की, हमें बताना है कि सीरीज़ जो होगी ए एन वो किस में कन्वर्जेंट होगी सीरीज़। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ये, ठीक है, इनटू ए एन। अब ये क्या है, 3/2 आना चाहिए। तो अगर मैं जो ए एन है, मुझे पक्का से ही आई हैव टू सपोज दिस एन रेज टू पावर 3/2 यही लेनी पड़ेगी मेरे को, तभी ये आंसर आएगा। अब आप देखो, जो मैंने ए एन सपोज किया वो सपोज किया 3/2 एन की पावर, ये एक तरह से ये हो गया मेरा 3/2 और एन की पावर 3/2। अब अगर मैं इसको कंपैरिजन टेस्ट से करूं तो मेरा 1/n की पावर 3/2 से ये बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली सर्टेनली ये चीज़ बड़ी ही होगी मेरी। नाउ n/3/2, n/3/2, ये एक पी टेस्ट से देखूँ मैं तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मेरी 1.5 वैल्यू, तो ये ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी करूँ तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ यही आएगी मेरी वी एन, जिसको हम बोलते हैं लिमिट कंपैरिजन, तो वहाँ से भी क्या आ जाएगा कि ये हमारा कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ वेरी मच करेक्ट, बिल्कुल सही है। नाउ सेकंड ऑप्शन है कि मेरा ये इन्फिनिटी से छोटा आना चाहिए। अब अगर ये मेरा इन्फिनिटी से छोटा है तो मुझे ए एन को क्या करना पड़ेगा, मैं अगर यहाँ पे ए एन को मैं 1/n लेती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा n², और ये मेरा आ जाएगा 1/n², तो ये मेरा आ जाएगा समेशन 1। अब समेशन 1 क्या होता है, ये तो मेरी वो कॉन्टिन्यूड रहेगा, तो मेरा n आ जाएगा, तो n इन्फिनिटी, और n क्या है, ये भी इन्फिनिटी, और ये तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से छोटा नहीं होता। इसका मतलब मैं n को ए एन को 1/n तो ले ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ए एन को मैं अगर ले लूँ 1/n का स्क्वायर, तो ये मेरा n का 4 हो जाएगा, इसको मैं काटूंगी तो ये मेरा 1/n² हो जाएगा, और मेरी 1/n² तो हमेशा ही कन्वर्जेंट होती है। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट। नाउ थर्ड ऑप्शन में मुझे क्या, अच्छा थर्ड जो मेरा ऑप्शन है वो तो एक तरह से ये चीज़ क्या होता है, तो मेरा रेशो टेस्ट ही होता है, इसको मैं देख लेती हूँ। ये मेरा आ जाएगा, मैं n कॉमन ले लूँ तो 1/n और ये होल स्क्वायर, लिमिट इन्फिनिटी करूँ ये टर्म 0 हो जाएगी, तो एक तरह से मेरा 1 हो जाएगा, मतलब दिस टर्म इज़ लेस देन 1, तो ये तो मेरा रेशो टेस्ट ही होता है। दिस मीन्स कि ये भी मेरी कन्वर्जेंट सीरीज है, 3 की 3 आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। नाउ हमारे पास दिया है दिस, ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस हम करते हैं सम ऑफ लिमिट से, ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अगर हम इस वाली टर्म की बात करें, यहाँ मैं n² ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं n कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मेरा 1/, अगर मैं इस चीज़ को k ले लूँ, ठीक है, k/n, ये मेरा क्यूब आ जाएगा n दिस, ठीक है, तो ये मेरा n³ था, कट के 1/, तो ये मेरा आ जाएगा 1/n, 1 + k/n इसकी पावर 3, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1/n जो है, ठीक है, इसको मैं क्या ले लेती हूँ, d(x) ले लेते हैं, एंड ये मेरा 1/x का क्यूब आ जाएगा। नाउ यहाँ पे एक तरह से वैसे हम h को क्या लेते हैं, 1/n ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/n हमारा आ जाएगा। अब ये इन्फिनिटी से है, तो 1/∞ क्या होता है, 0, ये मेरा 0 से आएगा, ठीक है, 0 से आएगा, और जब मैं इसको n पे ले जाऊंगी तो ये मेरा आ जाएगा n/n, इट मीन्स 1। लेट मी राइट इट क्लियरली,
तो ये लिमिट ऑफ सम्स होगा एक तरह से ना, ठीक है। यहाँ पे हमने n स्क्वायर था, यहाँ पे n क्यूब कॉमन लिया, ये 1 प्लस k अपॉन n, ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये मेरा इंटीग्रेशन 0 से 1 हो गया था, 1 अपॉन n, क्योंकि हमने ना h को लिया है 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ गया। और जब मैं इसको n सपोज n लूँगी तो ये मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 अपॉन 1 का एक्स स्क्वायर, ये हम छोटी क्लासेस में करते हैं ऑब्वियसली, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन से इसको हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस दिस, तो ये अपॉन 1 है। फिर मैं इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करूँगी, ए अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी, याद रहेगा ना मेरा, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये देन ऑन सॉल्विंग पूरा करके, तो हमारा जो आंसर है आई एम राइटिंग दैट डायरेक्टली, क्योंकि अब हम इस स्टेज में वी शुड नो कि हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आता है इसका, वो आता है 1/3 ln x प्लस 1 माइनस 1/6 ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये वही पार्शियल डिफ्रेंशिएशन से आएगा। नाउ अब इसकी जो लिमिट्स है, दैट लिमिट्स इज फ्रॉम 0 to 1। लेट मी रब दिस, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1/3 ln x प्लस 1 माइनस 1/6 ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 0 से 1, तो बस कुछ नहीं करना है, मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैंने जब यहाँ पे 1/3, तो ये मेरा आ जाएगा ln2 और माइनस, जब मैं 0 पुट करूँगी तो ln1 क्या होता है, 0 हो जाता है एक तरह से, ये मेरा आएगा 1/6, ये ln, जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगी तो ये 1 आ जाएगा, 0 पुट करूँगी तो भी 1 आ जाएगा, तो ये टर्म तो पूरी 0 होगी मेरी, ये भी 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा ln2/3। So I hope this is understandable to you. Thank you so much.